अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 स्टैटिस्टिक का हम मार्वल का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है। नेम द इम्पॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर का जो है, इंडेक्स नंबर का अहम बुनियादी टेस्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो उसके दो टेस्ट हैं अहम बुनियादी। एक है टाइम रिवर्सल यानी वक्त उलट, ठीक है, और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल यानी आमिल उलट। ठीक है, ये दो उसके क्या हैं, अहम टेस्ट हैं, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट कोरिलेशन बिटवीन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड द नंबर ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। अब यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या कह सकते हैं, कोरिलेशन यानी उस बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है, उसका उसके साथ क्या हिस्सा है, किसमें। देखिए इसका पूरा मीनिंग जो उर्दू में है वो क्या है कि खाम तेल यानी क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है। ठीक है, उसकी सालाना रिपोर्ट और उसी अरसे के यानी उसी साल के दौरान शादियों की तादाद के माबैन दोनों के बीच में कोरिलेशन यानी उनके माबैन अर्तबात यानी कोरिलेशन मतलब अर्तबात के बारे में क्या कहा जाता है। यानी अगर एक तरफ पूरे साल में शादियों का अगर गिनती की जाए और पूरे साल में कितना तेल निकला है उसकी गिनती की जाए तो इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए इन दोनों का तो आपस में कोई लेना देना नहीं है कि तेल कितना निकलता है क्रूड ऑयल और क्या कितनी शादियां हो रही, कितने नंबर ऑफ पीपल मैरिड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं है। तो ये क्या है, एक बकवास संबंध यानी एक हिमाकत लज़ूम है यानी नॉनसेंस कोरिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, नॉनसेंस कोरिलेशन है। ठीक है, इसको नॉनसेंस कोरिलेशन बोलेंगे यानी हिमाकत लज़ूम, जिसको हिंदी में कहा जाएगा बकवास सहबंधन। ठीक है, इसमें यानी कोई रिलेशन नहीं है ना। आप खुद ही सोचिए ना कि कितना क्रूड ऑयल निकल रहा है या कितनी शादियाँ हो रही, तो इसमें क्या ताल्लुक है, कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो ये क्या है, नॉनसेंस कोरिलेशन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गिव द नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ टू ऑब्टेन द बेस्ट फीटेड रिग्रेशन लाइन सी। बेस्ट फीटेड रिग्रेशन लाइन यानी बेहतरीन, ठीक है, रिग्रेशन लाइन हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके का नाम बताइए। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है, लिस्ट स्क्वायर मेथड जो हमारा है वो रिग्रेशन लाइन के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। तो उसको उर्दू में बोलते हैं कम अज़ कम मुरब्बा। ठीक है, लिस्ट मतलब कम अज़ कम, स्क्वायर मतलब मुरब्बा। तो इस नाम को क्या बनेंगे, कम अज़ कम मुरब्बा यानी लिस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। स्टेट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। ट्रेंड को मेज़र करने के तरीका बताइए यानी रुझान की पैमाइश के तरीक़ों के नाम बताना है। ठीक है, कौन कौन सा है। नंबर 1 है ग्राफिकल तरीका, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद है मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर यानी कम अज़ कम मुरब्बा का मेथड। उसके बाद है मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेज, उसको बोलते हैं औसत मुंतकिल करने का तरीका। एवरेज मतलब औसत, ठीक है, और मूविंग मतलब मुंतकिल यानी एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो रहा है यानी मुंतकिल हो रहा है करने का तरीका। तो इनके ये 3 तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसको बोलते हैं उर्दू में ग्राफिकल तरीका, कम अज़ कम मुरब्बा तरीका, औसत मुंतकिल तरीका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। अरेंज द पी यूनियन पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर है 0, फिर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इनको हमें इन असेंडिंग ऑर्डर इसमें करना है, तरतीब यानी चढ़ती तरतीब। असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ती तरतीब, यानी जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी तीसरी चौथी की क्लास में मैथ्स में कि ये दिए हुए नंबरों को चढ़ती तरतीब में लिखो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 0 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए जब इंटरसेक्शन हम निकालते हैं तो आपको पता है कि
ए सेट में जितने भी होते हैं और बी सेट में जितने होते हैं उन दोनों में जो कॉमन होता है वो हम इंटरसेक्शन में निकालते हैं। तो सबसे पहले 0 आएगा, उसके बाद में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर ए में जितने दिए हैं पी ऑफ ए आएगा, फिर पी ऑफ ए यूनियन बी आएगा, ठीक है, यानी दोनों का कॉमन। उसके बाद आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी सारा वाला। तो यानी सबसे छोटा 0 है, फिर उससे थोड़ा बड़ा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, फिर उससे थोड़ा बड़ा पी ऑफ ए है, फिर पी ऑफ ए यूनियन बी पूरा है, उसके बाद में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी है। अगर यहाँ पी ऑफ बी भी दिया होता तो हम पी ऑफ ए के बाद पी ऑफ बी लिखते, ठीक है, फिर पी ऑफ ए यूनियन बी लिखते, फिर यहाँ पे ये लिखते, दोनों लिखते, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। If two events A and B is a sample space are independent, then state the formula of P A union AB, P of A union B, ठीक है। अगर दोनों क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है, यानी इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है यानी आज़ाद है, ठीक है। तो फॉर्मूला देना है कि इसका पी ऑफ ए यूनियन बी का। जब भी एग्ज़ाम में ये वर्ड आ जाए कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट हैं तो उसके फॉर्मूला जो होता है हमेशा ये होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और माइनस में क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कब इस फॉर्मूला होता है, जब दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो यानी आज़ाद हो। अगर दो वाक़यात ए और बी एक नमूने की जगह पर आज़ाद हैं तो फॉर्मूला बताइए किसका, पी ऑफ ए यूनियन बी का। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ लिखा है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है हमारा 18 दिया हुआ है, वेरिएंस 4.5 दिया है, और डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन वेदर द स्क्यूनेस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए यहाँ पे मुतगय्यर क्या दिया है, 4.5, जिसको हम वेरिएंस को मुतगय्यर बोलते हैं, ठीक है, और मीन कितना दिया है हमारा, 18 दिया है। तो दो रकमी तकसीम में उसका स्क्यूनेस क्या होगा, मुस्बत होगा कि मनफी होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मीन जो है वो ज़्यादा है, मुतगय्यर कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव होगा, मनफी होगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द पैरामीटर of binomial distribution are 9 and 2/3, कैलकुलेट वेरिएंस। देखिए बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी पैरामीटर बोला जाए तो समझ जाना कि ये एक जो है हमारा वो एक हमारा क्या है, n है, और दूसरा क्या है हमारा p है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बार वापस सुनिए बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर दो ही होते हैं, एक n होता है, एक p। इन दोनों को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। या आप एग्ज़ाम में हर बार ही पूछा जाता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको n नहीं दिया रहेगा, p नहीं दिया रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा, पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको समझ जाना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर हैं, एक n है और दूसरा क्या है, p। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वैल्यू है वो n की रहेगी 9 और p की कितनी रहेगी, 2/3। अब आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, p प्लस q इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे p की वैल्यू दी है तो q की कैसे निकलती है, 1 माइनस p करके। जब हम 1 माइनस p करेंगे, 1 माइनस 2/3, तो हमारा आएगा 1/3। कैसे आएगा, देखिए 2/3 है, एकदम आसान है। देखिए इसका दोनों का सेम कर दो, यानी 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, दोनों में 3 ले लो, यहाँ पे 3 - 2 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो आप यहाँ पे देखिए वेरिएंस को इस तरह से दर्शाते हैं, ये वेरिएंस होता है, इस तरह से बाइनोमियल में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेरिएंस इक्वल टू NPQ। तो n कितना दिया है बच्चों, देखिए 9, p कितना हमारा था 2/3 लिख दिया मैंने, और 1/3 हमने हमारा क्या निकाला है, q। तो 3 1 जा 3 3 जा 9। तो उसके बाद में इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा। तो इस तरह से हमारा ये जो 2 है, ये 2 हमारा क्या आ गया, वेरिएंस आ गए। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गिव इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वेशन लिखना है।
तो दो रकमी एहतिमाल आम तकसीम के म्यारी इन्हिराफ की मुसावात दे। तो उसकी मुसावात कैसी होती है, इक्वेशन कैसी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं और अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो इसको वेरिएंस बोलते हैं। ये इससे किस में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, √NP। देखिए ये वेरिएंस का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ये वेरिएंस का। तो ये जब रूट स्क्वायर यहाँ से हटता है, इस पे आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, SD, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है ये, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन बनाने के लिए इसका जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट बन जाता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, विच वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल डिवाइड्स द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व। कौन सी वैल्यू है जो डिवाइड करती है किसके, एरिया को। ये जो नॉर्मल कर्व होता है इसके एरिया को जो डिवाइड करती है वो कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है, तो उसमें जो आएगा वो आएगा मीन आएगा, ठीक है। आम होते गैर की कौन सी कीमत आम कर्व के इलाके को तकसीम करती है, बांटती है, तो वहाँ पे क्या आएगा, मीन आएगा, ठीक है, मीन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। What percentage of area is covered under the normal curve within the range of mu minus 2SD प्लस म्यू प्लस 2SD, ठीक है। ये जो कर्व होता है, ठीक है, इसके एरिया के बीच में, ठीक है, आपको पता है कि एक तरफ माइनस इन्फिनिटी होता है और एक तरफ क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इनके बीच में जो एरिया कवर होती है, ठीक है, उसके बीच में कौन सी पॉइंट आती है। तो अगर यहाँ पे 2 की बात की जाए, ठीक है, 2 की आए और प्लस माइनस की बात की जाए तो आप इसको याद कर लेना कि 95.45%, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, इसको याद करके जाना है, ठीक है, कि जब वो 2 माइनस म्यू माइनस 2SD म्यू प्लस 2SD हो, ठीक है, ये म्यू माइनस 2SD 2 म्यू प्लस 2SD हो तो कौन सी वैल्यू आती है, 95.45%। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ मॉड्यूल x प्लस 4 इज़ लेस देन 0.04 एंड इक्वल टू k दिया हुआ एक वैल्यू दी गई है 3.96 माइनस में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको मॉड्यूल में लिखना होगा। तो मैंने मॉड्यूल में इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो लिखा जाता है किस फॉर्म में, वो लिख लिया मैंने। मॉड्यूल x माइनस a में लेस देन क्या है, डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ये जो है ना ये 4, ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर एक में डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा की जगह पे क्या लिखेंगे, 0.04। डेल्टा की जगह पे देखिए फॉर्मूला है, डेल्टा की जगह पे 0.04, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस में ले लेंगे क्योंकि इक्वल टू माइनस में होता है, ठीक है। अब जब इसका इक्वेशन बनता है वो ऐसे बनता है n a कोमा डेल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल में x प्लस 4 लेस देन ये 0 मैंने ऐसे ही लिख लिया, x की जगह पे मैंने a है यानी a की वैल्यू कितनी, -4 लगा दी और फिर ये माइनस करना है इसका, ठीक है। यहाँ पे 0.04, एक में प्लस करना रहता है एक में माइनस करना रहता है। तो देखेंगे जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4.4 होगा, एक में 396। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और दूसरी दी नहीं, तो दूसरी की जगह पे ये हमारा क्या आ गया, तो ये इसकी वैल्यू देखिए -0.04। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3x प्लस 5, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे फंक्शन में कैसे लिखते हैं, f(x) लिखते हैं और 3x प्लस के 5। अब ये x की जगह पे यहाँ पे लिमिट में क्या दिया है कि x टेंड्स टू 3, यानी पे जहाँ भी x मिलेगा वहाँ पे हमें क्या लगाना है, 3 लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 3x है तो मैंने लिखा 3 × 3 प्लस के 5 इसी लिख दिया, तो 3 3 जा 9 और 5 + 9 कितना हो गया, 14 हो गया। इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट फंक्शन क्या है, किस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो वो नुकात जहाँ कम से कम इक़्तिदार की ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी पॉइंट होती है उसे क्या कहा जाता है, स्टेशनरी पॉइंट फंक्शन कहा जाता है।
तो 30 देखिए, व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, मामूली आमदनी, ठीक है। मुतालबा में, मुतालबा मतलब डिमांड, ठीक है। मुतालबा में छोटी तब्दीली आने की वजह से आमदनी में जो तब्दीली होती है उसे मामूली आमदनी यानी मार्जिनल तब्दीली कहते हैं, मार्जिनल आमदनी कहते हैं। यानी आपकी जो रेगुलर आमदनी हो रही है, ठीक है, समझ लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं, आपके यहाँ पे क्या हो रही है, मार्जिन थोड़ी सी प्रॉफिट हो रही है, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हो गई, मामूली सी ज़्यादा, किस वजह से, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, उस वजह से थोड़ी सी और ज़्यादा आमदनी हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मुतालबा मतलब डिमांड, यानी डिमांड में छोटी तब्दीली की, यानी डिमांड थोड़ी सी बड़ी है, उस वजह से आमदनी में जो तब्दीली, यानी आमदनी थोड़ी सी जो बढ़ी है, उस आमदनी को मामूली आमदनी यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।